हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, टुमारो जो हमने किया था दैट विल बी द 7 बेसिक यूनिट्स एंड द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो जो 7 बेसिक यूनिट्स है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। वो अब जो 2 है वो आपके पास क्या थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास कौन सी थी? एक थी आपके पास रेडियन एंड द सेकंड वन इज स्टेरेडियंस। ओके, तो आज हम सबसे पहले नंबर पे करेंगे रेडियन क्या है। okay? तो स्टूडेंट, जो रेडियन है रेडियन तो स्टूडेंट, जो रेडियन है, रेडियन यूनिट है किसके? एंगल के। ओके, और ये एंगल कौन सा होगा आपका? प्लेन एंगल। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ओके, अब देखो कि ये जो रेडियन है, ये एंगल है, ये एंगल मतलब किस तरह से बढ़ेगा। लेट अस सपोज दैट कि स्टूडेंट हमारे पास, हम मानते हैं हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का क्या है? सेंटर है। अब अगर हम इस सेंटर में से एक सर्कल ड्रा करते हैं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया, क्या तक ये क्लियर? ओके, अच्छा, अब हम मानते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? 1 है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 तो इसको भी कर दूँ 1, तो ये देखो, ये आपके पास आ गया रेडियस 1। अब स्टूडेंट ये देखो कि यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे दो रेडियस ड्रा किए हैं। अब देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट ये वाला बन जाता है और दूसरा पॉइंट ये मान लेते हैं, तो स्टूडेंट अब देखो कि ए से लेके बी तक जो है वो क्या है? आपके पास एक आर्क है। अब अगर हम कभी इस पूरे सर्कल को ना देखें, इस सर्कल को मत देखो, अब आप ये देखो कि ये जो आर्क है, ए बी जो आर्क है, वो सबटेंड कर रही है एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे है पॉइंट आपके पास ओ। अब ये जो आर्क है, ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर में, उसको हम मानते हैं डी थीटा। क्या मानेंगे? डी थीटा। क्लियर? अब जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन एक वो एंगल होगा, एक आर्क जब एक एंगल सबटेंड करेगी सेंटर में सर्कल के, और उस आर्क की जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ है इसकी, वो किसके इक्वल में होनी चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल में होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द एंगल, 1 रेडियन जो है वो क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of the circle whose length is equal to the radius of the circle। यहां पे देखो कि 1 रेडियन जो है ये एक वो एंगल होगा जब एक आर्क सबटेंड करेगी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल में होगी? उस सर्कल के रेडियस के इक्वल में होगी। क्लियर है? तो अब अगर हम समझे कि रेडियस जो है, रेडियस अगर आपका यहाँ पे आर आ रहा है, तो लेट अस सपोज दैट कि डी थीटा आपका क्या है? डी थीटा आपका है एंगल। ओके, और यहाँ पे जो आपके पास डी एस है, ये क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, और यहां पे जो आपके पास आर होगा, आर आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हम यहां पे एंगल को ड्रा करें तो हमारे पास जो डी थीटा होगा वो किसके इक्वल में होगा? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो बच्चों यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे लेंथ ऑफ आर्क कितना आपके पास? यहां पे ds अपॉन रेडियस आर।
तो अगर हम इसको डिनोट करें तो हमारे पास अब डी थीटा जो है वो किसके इक्वल में आ गया, ds अपॉन आर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों वैसे भी अगर हमें पता है कि यहाँ पे कि जो आपके पास ds है, ds अगर हम माने 1 मीटर है तो फिर आपका जो रेडियस है वो कितना होगा आपका 1 मीटर। तो उस समय फिर आपका जो डी थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क is 1 meter, then the radius of the circle is also 1 meter, then the angle subtended by an arc at the center of the circle is 1 radian। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है आपके पास? ये देख लो यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इफ लेंथ ऑफ एन आर्क is 1 meter and the radius of the circle is 1 meter, then the angle subtended by an arc at the center of the circle whose radius is 1 meter, then the angle subtended by an arc is 1 radian। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, उसके बाद हम करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा मतलब इजी है। हम देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ओके, तो कहता है कि एक सर्कल है जिसका द लेंथ ऑफ एन आर्क कैलकुलेट हमने करनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, तो जो रेडियस दिया है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले नंबर पे हम सोल्यूशन में लिखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है बी आर। तो जो आर है वो कितना दिया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? उसके बाद अब वो बोल रहा है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल कितना है π/6 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के बीच में जो एंगल सबटेंड कर रही है वो जो आर्क, अगर मैं इसको इस तरह से डायग्राम ड्रा करूं इस तरह से, तो जो रेडियस है वो तो आपका 30 है। अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ है ds, वो हमने निकालनी है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। ds हमारे पास नहीं है, बट ये ds जो है ना ये सबटेंड कर रही है एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो कितना है π/6। तो यहां पे अब आपके पास एक चीज क्लियर है कि ds कितना आपका ds बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल है वो कितना आपका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वो आपके पास कितना है थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है π/6। तो हमें यहां पे क्या निकालना है ds निकालना है। तो वी नो दैट यहां पे आपके पास थीटा आ गया है यहाँ पे। तो अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए कि जो हमारे पास थीटा होता है वो किसके इक्वल में है ds अपॉन रेडियस के इक्वल में। थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। तो यहां पे देखो थीटा कितना है, थीटा आपके पास दिया हुआ है π/6, ds हमने निकालना है, रेडियस हमें दिया है 30। ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा भाई, अब उसके बाद देखो यहाँ पे ds निकालना है, तो आपके पास ds कितना आएगा ds इज इक्वल टू 30 को इधर मल्टीप्लाई करो π/30 अपॉन 6। तो 6 1 जा 6 5 जा, तो ds इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? पाई की वैल्यू मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो पाई है वो है 3.14। तो 3.14 इंटू 5, तो कितना है आपके पास यहाँ पे 20 2 5 1 7 5 आपके पास जो ds आया वो कितना आया ds इज इक्वल टू 15.5
70 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये वाला आपका एंगल है, इसे आप थीटा लिखते हो, क्लियर। तो थीटा जो है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ को आप चाहे एल लिखो चाहे आप ds करके लिखो, वो आपकी अपनी मर्जी है, बट रेडियस ऑफ द ये है। तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है जब भी आपने कि आंसर निकालना है, रेडियंस का क्वेश्चन होगा तो आपने जो फार्मूला है वो आपने ये वाला निकालना है रेडियंस का। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो देख लो रेडियन का क्वेश्चन क्या है, रेडियन के क्वेश्चन में बस जस्ट ओनली क्या है कि एक आर्क जो है ना वो एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा भाई, अब देखो जो सेकंड है हमारे पास स्टेरेडियंस। ओके, तो पहले हमने रेडियन कर लिया, उसके बाद जो सेकंड आएगा वो आपका कौन सा आएगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ओके, जो सेकंड है आपके पास वो क्या है, स्टेरेडियन। ओके, अब स्टेरेडियन जो है वो बच्चों क्या है कि ये एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड फिगर इन द सेंस मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर जो एंगल सबटेंड करेगा एक सरफेस एरिया, एक स्मॉल सरफेस एरिया, जब एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में तो वो जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले नंबर पे इसकी डायग्राम समझो कि लेट अस सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्फीयर एक पोर्शन बनाऊंगा, एक सरफेस एरिया बनाऊंगा स्फीयर का। ओके, ये देखो यहाँ पे अच्छा, अब जो यहाँ पे देखो ये वाला जो आपके पास एंगल है ना, ये आपका एक आ गया एक सरफेस एरिया सॉलिड का। आप चाहे फिगर ये वाली बनाओ चाहे आप फिगर इस तरह से बना सकते हो, दोनों में से आप कोई एक फिगर बनाओ। देखो ये वाला पोर्शन भी बना सकते हो आप लोग, आप दोनों में से कोई भी एरिया बनाओ, आपका सॉलिड एंगल जो है वो वही रहेगा। ओके, स्टेरेडियन का जो एंगल है, सॉलिड एंगल जो है वो इस तरह से रहेगा आपका, क्लियर। ये वाला जो एक छोटा सा पोर्शन है ये सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का एक छोटा सा एक पोर्शन होगा, सरफेस एरिया होगा, क्लियर। तो मैं यहाँ पे स्टेरेडियन को सबसे पहले लिखूंगा, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये यूनिट है किसके, सॉलिड एंगल के, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अब जो 1 स्टेरेडियन होगा, जो स्टेरेडियन है वो एक कौन सा एंगल है, ये एक वो एंगल होगा जो एक स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का एक सरफेस एक पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया जब एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, तो उस समय जो उसका सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल में होगा, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल में होगा। ओके, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। इट इज द एंगल subtended, it is the angle subtend at the center of a sphere, at the center of a sphere whose surface area at the center of the sphere whose surface area is equal to the square of the radius of the sphere। ओके, अब जो स्टेरेडियन होता है यहाँ पे इस फिगर के बीच में
जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, डी ओम। तो यहाँ पे क्या है, विद एंगल। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो आपका सरफेस एरिया है, इसे मैं किससे डिनोट करूंगा, डी ए के साथ। डी ए विद सरफेस एरिया, विद सरफेस एरिया। उसके बाद आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, अच्छा, अब जो स्टेरेडियन होगा उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी रो इज इक्वल टू एरिया, वो एरिया जो स्फीयर का पूरा कट आउट एरिया है, कट आउट एरिया ये वाला। ओके, तो एरिया कट आउट ऑफ ए स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। ओके, अब अगर कभी हम देखें कि यहाँ पे जो एरिया है वो किसके इक्वल में आया है, डी ए इज इक्वल टू, एरिया कट आउट कितना है आपके पास, डी ए, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, स्टीरेडियन। ओके, तो स्टीरेडियन जो है वो आपके पास क्या है, एक सॉलिड एंगल है जो सबटेंड करेगा एक पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया, पोर्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी स्फीयर। ओके, स्फीयर के अंदर एक छोटा सा पोर्शन जो है जो सॉलिड का, ये जब एंगल सबटेंड करेगा स्टीरेडियन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन स्टीरेडियन। अगर हम बोले वन स्टीरेडियन, तो यहाँ पे जो आपके पास वन स्टीरेडियन आएगा, वन स्टीरेडियन जो है सरफेस एरिया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया लेट अस सपोज दैट हम मानते हैं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो कितना है, 1 मीटर। तो उस समय जो आपके पास एंगल होगा, जो आपके पास डी फाई होगा, वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन होगा, 1 स्टीरेडियन। क्लियर है यहाँ तक। 1 स्टीरेडियन इज डिफाइंड एज दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया, subtended by the cutout portion of a surface whose surface area is 1 meter square and the radius of the sphere is 1 meter। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो 1 मीटर का स्क्वायर, तो उस समय जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन होगा। ओके, यहाँ पे ये चीज क्लियर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला लगाया है, ये वाला कि डी फाई जो है वो किसके इक्वल में होता है, 1 डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप 1 वैल्यू पुट कर लोगे तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 1 स्टीरेडियन आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज क्लियर है। आगे हम पहले इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमेरिकल है, फाइंड दी सॉलिड एंगल at the periphery of an area of 2 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area। अब वो बोल रहा है कि हमने सॉलिड एंगल निकालना है। अब जो सॉलिड एंगल जब हम निकालेंगे तो वो जो सरफेस एरिया है जो सॉलिड एंगल को सबटेंड कर रहा है वो कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ओके, अब कहता है कि उस पॉइंट से हर साइड पे जो सिमेट्रिकली डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। किसके साथ, उस एरिया के साथ। अगर हम लेट अस सपोज दैट कि अगर हम इस तरह से एक ड्रा करते हैं जी, एक सॉलिड एंगल, ये देखिए, ये आपके पास एक सॉलिड एंगल आ गया। सॉलिड एंगल है तो यहां से लेके तो आपके पास यहां तक एक सरफेस एरिया होगा। अब देखो, उन्होंने बोला है कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस एरिया, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो तो ये वाला है। तो ये वाला जो आपका सरफेस एरिया है डी ए है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है।
तो अगर कभी हम सोल्यूशन में चलें तो हमारे पास जो डी ए है वो कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कहता है कि इस सरफेस एरिया से सिमेट्रिकली डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, 6 सेंटीमीटर है, लेकिन वो कहाँ पे है, जहां से आपका एंगल जो है वो सबटेंड हो रहा है। तो इट मींस यहां से लेके यहां तक आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, सारे हर एक साइड से क्या है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहां पे आपके पास ये 6 सेंटीमीटर आया, ये क्या आया फिर रेडियस, ये क्या है रेडियस। तो रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहां पे निकालना है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे सॉलिड एंगल जो सबटेंड कर रहा है बाय द सरफेस एरिया वो कितना है डी ओम। तो यहाँ पे डी ओम किसके इक्वल में है, डी ए अपान रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितना है डी ए, कितना आपके पास यहाँ पे 2, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 2/36, यहाँ पे 1, यहाँ पे 18। अच्छा भाई, अब आपके पास आया डी ओम इज इक्वल टू 1/18। यहाँ तक क्लियर। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ से 1 के साथ 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हम 18 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी नीचे हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा अब देखो 100 से करने से ये 100 को अब हम 100 को तो डिवाइड कर सकते हैं 18 के साथ। तो ये वाला जो 100 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और 10⁻⁻² हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर। अब आप 100 को जब आप डिवाइड करोगे ना 18 के साथ, तो यहाँ पे कितना आया 5.555 इंटू 10⁻⁻² स्टेरेडियन आपका एंगल आ गया। ये देख लो, यहाँ तक क्लियर है। आपके पास जो सॉलिड एंगल है, जो सॉलिड एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये वाला सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट विल बी 5.55 इंटू 10⁻⁻² स्टेरेडियन। ओके, अब बच्चों कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बेसिक टर्म है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर सॉल्विंग इन न्यूमेरिकल्स। तो अगर जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो उस समय आपके पास वो जो बेसिक टर्म्स है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब अगर यहाँ पे रेडियंस की बात है, स्टेरेडियन की बात है, तो कब आपने उसकी कन्वर्जेंस करनी है, रेडियंस को कन्वर्ट करना है, वहां पे अब डिग्री में एंगल आ रहा है, मिनट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो उसको पहले हम अच्छी तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से मतलब इनको कन्वर्ट करना है। तो लेट अस सपोज दैट, अब बच्चों अब आपको पता है कि मान लो यहाँ पे अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास यहाँ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं 2π। बात तो एक ही है, यहाँ पे 360 डिग्री है तो यहाँ पे 2π रेडियंस हो गया एंगल। यहाँ पे आपके पास एंगल किसमें आ गया रेडियंस में, ये चीज समझो। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर। अच्छा भाई, अब देखो अगर कभी मुझे यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़े, ये देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π/360, तो ये आपके पास क्या आएगा रेडियन। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर। अच्छा भाई, अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14/360 रेडियन। यहां तक क्लियर। ओके, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.77 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इट मीन्स दैट अब आपके पास जो 1 डिग्री है उसकी वैल्यू आ गई। यहां तक ये चीज क्लियर है। 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आपका आ गया 1 डिग्री सेल्सियस का। अब बच्चों
इस चीज को देखो कि जो आपके पास 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल में होती है? अगर कभी हम समझे कि 1 डिग्री जो है किसके इक्वल में आ गई? 60 मिनट के, 60 मिनट के। तो अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट को इस तरह से लिखूं, 60 डैश करके लिखूं, तो आपने एक ही चीज समझनी है कि आपकी 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल में आ गई? 60 मिनट। ये वाला जो मैंने यहाँ पे डॉट करके लगाया है, डैश यहाँ पे लगाया है, अगर सिंगल डैश होगा तो इट मीन 60 मिनट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लिखूं कि 60 मिनट जो है वो किसके इक्वल में है? 1 डिग्री के इक्वल में है। तो 1 डिग्री की वैल्यू आपको खुद पहले से ही पता है, 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, इसमें आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 60 मिनट है तो मैं यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालूं, 1 मिनट की वैल्यू निकालूं, तो फिर ये मेरे पास जो 60 होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, 1.744 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। ये देख लो 1.744 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60। अब जब आप इसको करोगे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। पहले इसको डिवाइड करना आपने 60 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अच्छा भाई, अब बच्चों अब ये चीज देखो कि जो 60 मिनट है, सॉरी ये 1 मिनट जो है, 1 मिनट के अंदर क्या होता है आपका? 60 सेकंड होता है। तो अगर मैं इस 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड कर दूं, ये मैंने डबल डैश डाला है, डबल डैश का मीनिंग क्या है? ये क्या है? सेकंड है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 60 सेकंड की अब मेरे पास वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पे 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ओके, अगर मैं यहां से 1 सेकंड की वैल्यू निकालूं, ये देखो मेरे पास 1 सेकंड की जो वैल्यू है, ये 60 यहां से नीचे आ गया, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। यहां तक देखो क्लियर है? ओके, 1 सेकंड जो है वो किसके इक्वल में आ गया आपके पास? यहाँ पे 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन अपॉन 60। ओके, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो यहाँ से अब आपके पास एक चीज आ गई कि जो 1 सेकंड है उसकी वैल्यू है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, 1 मिनट की वैल्यू भी आ गई, और 1 सेकंड की वैल्यू भी आ गई यहाँ तक। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये अब आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, कि कहाँ पे किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, कहाँ पे मिनट आएगा, कहाँ पे डिग्री आएगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे ये चीज़ याद रखना कि जो आपके पास 360 डिग्री होता है, ये जो 360 डिग्री होता है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आपका 2 पाई रेडियन से। ओके, तो जो पाई की वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। तो दोनों में से आपको जो भी वैल्यू पुट करोगे आंसर आपका वही आएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा अब स्टूडेंट यहां तक तो आपके पास ये चीजें क्लियर हैं। ओके, अच्छा अब कुछ टर्म्स और भी हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे होगा आपका वन फर्मी। वन फर्मी क्या है? वन फर्मी स्टूडेंट एक डिस्टेंस है
ये एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होगा। 1 फर्मी इज अ डिस्टेंस विच इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, टू साइज ऑफ ए न्यूक्लियस साइज को अगर आपने मेजर करना है तो वो 1 फर्मी में करोगे आप। इसको हम बोल सकते हैं भाई 1 फर्मी जो है इज इक्वल टू 1, इसे हम बोल सकते हैं जी 1 फेम्टो 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर। ओके, तो ये जो 1 फेम्टोमीटर है इसे हम किससे डिनोट करेंगे? 1 FM से डिनोट करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ पे 1 FM है ये किसके इक्वल में होगा आपका? 10⁻⁻15 मीटर के। तो यहाँ पे आपके पास जो 1 FM है, 1 फर्मी डिस्टेंस जो है वो कितना आपके पास? 10⁻⁻15 मीटर। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है आपके पास? ओके। अच्छा, अब उसके बाद अगर कभी आप देखो कि 150 लेट अस सपोज दैट कि अगर आप कोई भी एक प्रोटॉन लो तो उस प्रोटॉन का जो रेडियस है वो कितना है आपके पास? यहाँ पे मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। तो उस प्रोटॉन का जो रेडियस होगा, वो जो प्रोटॉन का रेडियस है, जो रेडियस होगा वो कितना है आपके पास? यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन तो कितना होगा? R इज इक्वल टू 1.2 FM के इक्वल में है। आपका जो प्रोटॉन का रेडियस है वो कितना है? 1। अच्छा, उसके बाद 1 फर्मी हो गया। उसके बाद आता आपका नेक्स्ट आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जिसे हम आगे जाके डिनोट करेंगे 10⁻⁻10 मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल में होगा आपके पास? इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो बच्चों ये आ जाएगा -8 सेंटीमीटर के। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1A' जो है 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम, जो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट्स है इसको आप किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंगस्ट्रॉम जो है इट इज यूज्ड टू मेजर द मेजर ऑफ wavelength of light, wavelength of light। क्योंकि वेवलेंथ, क्योंकि जो लाइट है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी जो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वेव की जो लेंथ होगी, वेवलेंथ जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। क्लियर? तो तब हम 1 एंगस्ट्रॉम के यूनिट्स जो हैं वो यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपके पास नैनोमीटर्स। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम डिनोट कर सकते हैं जी 1 nm के। उसके आगे 10⁻⁻9 मीटर। तो जो नैनोमीटर होता है उसको आप डिनोट करते हैं 10⁻⁻9 नैनो मीटर। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोन। 1 माइक्रोन कह लीजिए। ओके, या फिर आप 1 माइक्रोमीटर कह लीजिए। 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर को आप इस तरह से डिनोट करते हो 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके इक्वल में होता है आपका? 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज याद रखो बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ वैल्यूज है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखनी है आपने। ओके, ये चीज क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा 1 लाइट ईयर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 लाइट ईयर।
अब बच्चों यहाँ पे 1 लाइट ईयर जो है ना ये एक डिस्टेंस है। बड़े बच्चों जो है ना ये बहुत ज्यादा मतलब ये समझते हैं कि ये एक टाइम है, बट ये टाइम नहीं है, ये एक डिस्टेंस है। क्लियर है? ओके। देखो 1 लाइट ईयर होता क्या है, लेट अस सपोज दैट कि किसी एक पॉइंट से लाइट को छोड़ा जाए। लाइट जो सनलाइट है, ओके, तो सनलाइट जो है अगर आप उसको छोड़ते हो एक पॉइंट से तो वो पूरा 1 साल तक ट्रेवल करती रहे, दिन रात वो ट्रेवल करे और पूरे 1 साल तक 1 ईयर तक वो ट्रेवल करे, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो रुकेगी तो वो जो दोनों पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। ओके, तो सुनिए देखो 1 लाइट ईयर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए लाइट इन 1 ईयर। ओके, तो 1 ईयर को देखो यहाँ पे इस तरह से क्या है, 1 लाइट ईयर को हम डिनोट करते हैं 1 LY के साथ। ओके, अच्छा अब देखो अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन निकालना चाहते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है। क्लियर? तो पहले आप देखो स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर इस समय क्या है, डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हो 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर तो किसके इक्वल में आएगी आपके पास, स्पीड इंटू टाइम के। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से 1 लाइट ईयर निकालता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे टाइम, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर का, तो 1 ईयर के बीच में बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आएगा 365 डेज। 365 डेज के बीच में देखिए डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स, 24 आवर्स के बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट के बीच में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ओके, अब बच्चों जब आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये 60 इंटू 60 24, 365 इंटू 3 इंटू 10⁸ के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म जो है ना ये आपके पास आएगी 9.467 इंटू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। तो जो 1 लाइट ईयर है वो आपका कितना आ गया, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये चीज क्लियर है आपके पास। ओके, अच्छा अब लाइट ईयर आया है, लाइट ईयर के बाद आती है आपके पास एक, अच्छा अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझो कि ये आपके पास सन है जी, ये सन है, तो सन के अराउंड में आपके पास जितना भी सोलर सिस्टम है, जितना भी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्लियर, उस प्लैनेट्स के बाद, उस प्लैनेट के बाहर, कोई उस सोलर सिस्टम से बाहर हमारे पास अगर कोई एक स्टार है, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक स्टार है, वो जो सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार आ रहा है उसे हम बोलते हैं अल्फा सेंचुरियन। क्या बोलेंगे, अल्फा सेंचुरियन। अब अल्फा सेंचुरियन जो है ये सोलर सिस्टम से बाहर है, तो अगर हम बोले क्लोजेस्ट स्टार, क्लोजेस्ट स्टार जो है वो हमारे पास अब कौन सा है, अल्फा सेंचुरियन है। तो अब जो अल्फा सेंचुरियन है वो उसका डिस्टेंस अगर हम अर्थ से देखें, अर्थ से लेके अल्फा सेंचुरियन तक का जो डिस्टेंस है, अल्फा सेंचुरियन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, तो मैं बताऊं आपको यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा सेंचुरियन एंड अर्थ बी 4.3 लाइट ईयर। 4.3 लाइट ईयर्स जो है वो डिस्टेंस है आपका अर्थ का, किससे, अल्फा सेंचुरियन से। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज क्लियर है 4.3 तक का। ओके, अच्छा अब बच्चों क्या है, उसके बाद आती है आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ओके, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो क्या है आपके पास,
अच्छा भाई, अब देखो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 1 AU। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, ये एक एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच में, देखो अब यू नो दैट कि अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर हम कभी समझे भाई कि ये सन है, तो सन के अराउंड में अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। किसी एक पॉइंट के ऊपर इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्लियर है? तो क्या है कि हमारे पास अर्थ से लेके तो सन तक का कोई एक फिक्स डिस्टेंस नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्टेंस तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ये चेंज होता जा रहा है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है ना, ये एक एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस इन द सेंस ना ये बहुत ज्यादा कम लिया हुआ है ना ये ज्यादा लिया हुआ है, ये मिडिल का डिस्टेंस है। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज, it is the average distance between the sun and the earth, sun and the earth। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, it is denoted by a use। ओके, इससे किससे डिनोट करते हैं, AU से। ओके, तो यहां पे देखो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इस चीज को देखो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1.496 है, तो अगर आप इस यहाँ पे 49 की अगर आप राउंडिंग करोगे तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है फिर वो क्या आएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर डिस्टेंस आएगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल में इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो किसके इक्वल में आ गया आपके पास, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, अच्छा अब बच्चों जो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम कह सकते हैं वो है आपके पास 1 पर सेकेंड की, 1 पर सेकेंड, 1 पर सेक। ओके, 1 पर सेक का मतलब है इसको अगर हम कभी दूसरी टाइप से डिनोट करें तो 1 पैरेलोमीटर, 1 पैरेलोमीटर्स। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो 1 पर सेकंड जो है वो क्या है, 1 पैरालैक्टिक सेकंड। 1 पैरालैक्टिक सेकंड जो है वो क्या है, एक डिस्टेंस है जहां पे। अच्छा अब स्टूडेंट देखो ये सबसे पहले नंबर पे इस चीज को समझो कि ये एक प्रैक्टिकल यूनिट्स है। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल डिस्टेंस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स। अगर हम किसी दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पर सेकंड में करेंगे उसको। क्लियर है? ओके, तो इट इज द लार्जेस्ट, सबसे पहले नंबर पे इसकी ये खासियत है, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा अब स्टूडेंट देखो कि ये डिस्टेंस है किस तरह का। लेट अस सपोज दैट कि स्टूडेंट मान लो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर सन है, ओके,
और किसी दूसरे एक पॉइंट के बीच जो है ना वो है अर्थ। क्या है? अर्थ। अच्छा, अब मान लो कि इन दोनों के बीच में ना एक डिस्टेंस है। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? इन दी सेंस हम कह सकते हैं कि एक आर्क है। क्लियर? अगर मान लो कि ये दोनों सन और अर्थ जो ना ये एक हम इसे माने लेंथ ऑफ आर्क माने, तो अब ये जो आर्क है अब एक ये एंगल सबटेंड करेगी सेंटर में। कहां पे एंगल सबटेंड करेगी? सेंटर में। अब जब ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, एंगल जब ये सबटेंड करेगा सेंटर में, तो पहले नंबर पे ये देखो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है वो आपको पता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। ओके, तो उस समय हम बोलेंगे कि सन और अर्थ लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, ये एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल में, तो उस समय वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा? 1 सेकेंड का होगा। 1 सेकेंड, जहां आप इसे लिख सकते हो 1 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा, तो उस समय उस आर्क का जो रेडियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 पर सेक, 1 पैरालेक्टिक सेकेंड। तो वो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 पैरालेक्टिक डिस्टेंस। तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 पर सेकेंड क्या है? It is defined as the distance when an arc subtend angle when an arc of length 1 astronomical unit subtend angle at the center, subtend angle at the center is 1 second, 1 second. The radius, जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द आर्क जो होगा वो क्या होगा आपका? द रेडियस इज देन द रेडियस इज 1 पर सेकेंड। क्लियर? 1 पैरालिटिक सेकेंड। क्लियर है? तो ये चीज स्टूडेंट क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम कभी इसकी वैल्यू निकाले तो वैल्यू हम इसकी किस तरह से निकालेंगे? इस चीज को देखो, यहां पे देखो कि अच्छा भाई, अब आपको पता है कि यहां पे ये तो आपके पास आ गया लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर हम इसे कभी मानते हैं लेंथ, तो लेंथ तो आपके पास कितनी है? 1 AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ये आपके पास क्या है? 1 पर सेकेंड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलोगे। ये भी आपके पास रेडियस है और ये है आपके पास थीटा। ओके, अगर कभी आप यहाँ पे आर्क, रेडियस और थीटे का फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास थीटा कितना आता है? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ओके, तो यहाँ पे देखो L कितना है आपके पास? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। रेडियस कितना है आपके पास? 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड। तो एंगल कितना है यहाँ पे आपके पास? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड आपके पास कितना आया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पर सेकेंड। ओके, 1 पैरालिटिक सेकेंड। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है? 1 पैरालिटिक सेकेंड की वैल्यू निकाली। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 पर सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट, अब आपको एक चीज का पता है कि 1 सेकेंड की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? यहाँ पे
1.5 इंटू 10⁻11 आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पे 4.85 इंटू 10⁻6। तो जब आप स्टूडेंट इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 1 पर सेकेंड का 3 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जब इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 10⁻16 मीटर। तो इसको अगर आप यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ना, ये वाली जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 10-6 है ना, तो -6 जब यहाँ पे रीअरेंज करोगे ऊपर लेके जाओगे तो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 3.17 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तक स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा भाई अब उसके बाद है आपके पास रिलेशन। ओके, तो ये आप देख लो यहाँ पे लाइट ईयर की वैल्यू भी आपके पास आ गई। लाइट ईयर के बाद आपके पास एक तो आपके पास आ गया लाइट ईयर का डिस्टेंस, दूसरा है आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम का यूनिट, तो वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया। ओके, तो तीसरा है आपके पास यहाँ पे 1 पर सेकेंड का, तो 1 पर सेकेंड का डिस्टेंस कितना है आपके पास यहाँ पे 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे सिंपली रिलेशन निकालना है इनके बीच का। पहले हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के का बीच का हमने डिस्टेंस निकाला, यहाँ पे रिलेशन निकाले हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले नंबर पे देखो सॉल्यूशन में कि आपके पास जो लाइट ईयर है 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल में है। 1 लाइट ईयर आपके पास आता है स्टूडेंट 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट को किसके साथ सेकंड के साथ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 9.467 इंटू 10⁻15 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मीटर के साथ क्या हो जाएगा, मीटर कट जाएगा, यहाँ से 11 के साथ आपकी 15 कट गई, तो 15 आप क्या बच गया आपके पास 4 बच गया। अब यहाँ पे जब आप 9 के साथ करोगे ना 9.467 को डिवाइड करोगे 1.5 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 6.3 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पे अब एक चीज़ क्लियर हो गया है कि आपके पास जो 1 लाइट ईयर होता है वो किसके इक्वल में होगा 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। यहाँ तक देख लो ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट रिलेशन होगा हमारा रिलेशन बिटवीन अब आपके पास एक तो आपके पास आ गया इसका लाइट ईयर का और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, एक अब आपका आएगा पर सेकंड का और लाइट ईयर का। रिलेशनशिप बिटवीन पर सेकंड एंड लाइट ईयर। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे देखो कि आपके पास जो पर सेकंड है 1 पर
पैरालिक्टिक सेकंड जो है ये किसके इक्वल में है? 1 पैरालिक्टिक सेकंड जो है वो है आपके पास 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और जो आपके पास लाइट ईयर है 1 लाइट ईयर, तो वो किसके इक्वल में है? 9.467 इंटू 10⁻15। यहाँ तक है। अब आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे फर्स्ट को किसके साथ? सेकंड के साथ डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? 1 पर सेक अपॉन 1 लाइट ईयर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन 9.467 इंटू 10⁻15। यहाँ तक देख लो, ये चीज़ क्लियर है? ओके, मैंने सिंपली जो है वो सिर्फ इनको डिवाइड किया है। ओके, तो जब आप डिवाइड करोगे 15 के साथ ये टर्म चलेगी, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया। जब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3.28। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपके पास क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पे 1 पर सेकंड जो है, 1 पर सेकंड जो है वो कितना है? 3.28 लाइट ईयर। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास लाइट ईयर आ गई। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? ओके, अच्छा अब स्टूडेंट मान लो अगर हमारे पास ये वाला जो लाइट ईयर है इस वाले की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करो तो फिर आपके पास पर सेकंड का रिलेशन भी आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। तो पर सेकंड इज इक्वल टू 3.28 है ना, इनटू यहाँ पे है लाइट ईयर्स। अब देखो लाइट ईयर जो है वो खुद किसके इक्वल में है? 1 लाइट ईयर किसके इक्वल में है? 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपका जो रिलेशन है यहाँ से पर सेकंड और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में आ गया। ओके, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो 1 पर सेकंड है किसके इक्वल में आएगी? 2.0 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.07 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स जो है वो इन 1 पर सेकंड जो है ये किसके रिलेशन में आ गया? आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आ गई। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास बेसिक टर्म्स जितनी भी, कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि आप लोग न्यूमेरिकल कर सको। क्लियर? क्योंकि इसकी ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए कि जब आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस। फॉर नेक्स्ट वीडियो